हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। स्वागत है आपका आज के क्लास में। और आज के क्लास में आप लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था ओम्स लॉ, जहाँ पर ही आपको बताया गया था कि किसी भी कंडक्टर में उसके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस उस कंडक्टर से पास करने वाले करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और आप लोग को ये रूल मिला था, V directly proportional to I implies that V is equal to I into R। यहाँ पर R जो है इसे हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस। ओके, तो रेसिस्टेंस जो है वो एक कांस्टेंट है, ये इंट्रोड्यूस किया गया था आप लोगों को। एंड इट इज द अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट। लेकिन सवाल ये उठा था कि क्या ये रेसिस्टेंस एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है? क्या ये रेजिस्टेंस एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है? जैसे कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप लोग पढ़े हैं, वहां पर आता है कैपिटल जी। ओके, तो कैपिटल जी एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, किसी भी दूसरे फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है। क्या उस तरीके से ये रेसिस्टेंस यूनिवर्सल फैक्टर है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। रेसिस्टेंस डिफरेंट कंडक्टर्स के लिए डिफरेंट हो सकता है। यानी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और ये चेक कर रहे हैं कि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई है या नहीं, तो ये तभी मिलेगा आपको जब आप कंडक्टर को फिक्स रखें, कंडक्टर को चेंज ना करें, राइट। तो कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर की रेसिस्टेंस चेंज होता है। आखिर कंडक्टर चेंज होने पर रेसिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब कुछ फैक्टर्स जरूर होंगे जिन पर की रेसिस्टेंस जो है वो डिफर हो जाता होगा, रेसिस्टेंस का वैल्यू चेंज हो जाता होगा, राइट। तो आज के क्लास में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस जो है उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसके लिए आप सिंपल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ओम्स लॉ के लिए आपने जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप डिजाइन किया था, कुछ उसी तरह का, कुछ सिमिलर जो है एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया जाएगा। देखिए, ये दो पॉइंट हैं X और Y। इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस एक वोल्टमीटर कनेक्ट कीजिए। ओके, और फिर यहां एक फिक्स बैटरी जो है कनेक्ट कीजिए। यहाँ वेरिएबल बैटरी नहीं है, बैटरी फिक्स है। और यहाँ करंट मेजर करने के लिए आमीटर कनेक्ट किया गया। अब इन दो पॉइंट के अक्रॉस जो आप अलग अलग कंडक्टर कनेक्ट करके और किस तरह की डिपेंडेंसी है ये आप चेक कर सकते हैं। वोल्टमीटर रिकॉर्ड करता है पोटेंशियल डिफरेंस और आमीटर रिकॉर्ड करता है करंट। ओके, वोल्टमीटर का रीडिंग नोट करेंगे, आमीटर का रीडिंग नोट करेंगे, और यहां से देखिए तो V इक्वल आई आर, तो R इक्वल V अपॉन आई। वोल्टमीटर के रीडिंग में वोल्टमीटर जो रिकॉर्ड करता है और आमीटर जो रिकॉर्ड करता है, उन दोनों का रेशियो ले लेंगे तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा? रेसिस्टेंस। तो आपने यहाँ पर नाइक्रोम का एक वायर कनेक्ट किया जिसका लेंथ था L। आपने एक वायर कनेक्ट किया जिसका लेंथ था L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था A। यहां पर कनेक्ट कर दिया, लेंथ L का और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A का एक वायर आपने कनेक्ट किया। और फिर वोल्टमीटर का जो रिकॉर्ड आया, आमीटर का जो रिकॉर्ड आया, वो आपने नोट किया, ठीक है। और उसके बाद उन दोनों का रेशियो लिया, V और I का रेशियो लिया, तो आपको मिला रेसिस्टेंस। सपोज ये रेसिस्टेंस आपको मिला R। ओके, अब आप क्या कीजिए, ऐसा ही एक और वायर लीजिए और दोनों वायर्स को इस तरीके से कनेक्ट कर दीजिए। ये पहला वायर, इसका लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। दूसरा वायर, इसका भी लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है।
तो ये कुल मिलाकर के एक बड़ा सा वायर बना और इस वायर का टोटल लेंथ हुआ 2L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अभी भी A है क्योंकि आपने मोटा तो किया नहीं है। अब आप वोल्टमीटर और आमीटर का जो रीडिंग है वो रिकॉर्ड कीजिए और रेशियो लीजिए V और I का। इस बार आपको ये रेशियो जो है 2R के इक्वल मिलता है। पिछली बार जब आपने इस तरीके से एक वायर जिसका लेंथ था L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था A, उसे जब आपने यहां कनेक्ट किया था तो V और I का रेशियो जो मिला, सपोज 20 ओम मिला, तो आपने उसे एज्यूम कर लिया R। ठीक है, अब आपने क्या किया, सेम वैसा ही वायर दो ठो लिया, 2 पीस, और इस तरीके से आपने कनेक्ट कर लिया। लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, लेंथ L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, इस तरीके से आपने कनेक्ट कर दिया। तो इस वायर का टोटल लेंथ हो गया 2L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। अब जब आप रिकॉर्ड चेक करेंगे वोल्टमीटर और अमीटर का और V और I का रेशियो कैलकुलेट करेंगे, तो पिछली बार यदि 20 ओम मिला था तो इस बार 40 ओम मिलता है। ये एक्सपेरिमेंट में बता रहा हूं, ओके। तो पिछली बार यदि 20 ओम रिजल्ट मिला था तो इस बार 40 ओम मिलता है। कहने का मतलब पिछली बार यदि R एज्यूम किए थे तो अब अगली बार आपको 2R मिलेगा, ओके। फिर उसी तरीके से यदि आप इन दो वायर्स को ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं एक दूसरे के पैरेलल, तो दो वायर्स को एक दूसरे के पैरेलल कनेक्ट करने का मतलब क्या, देखिए ये एक वायर है, ये एक वायर है, एंड टू एंड कनेक्ट करने का मतलब आपने इसके लेंथ को बढ़ा दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यदि आप इसको पैरेलल में ऐसे कनेक्ट कर देते हैं तो लेंथ तो फिक्स उतना ही है, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पहले के कंपैरिजन में अब डबल हो गया। तो अब इस बार लेंथ उतना ही है लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल कर चुके हैं आप। दो वायर है, इसका भी लेंथ L, इसका भी लेंथ L, इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। लेकिन चूंकि आपने दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है इसलिए टोटल लेंथ तो L ही रहेगा लेकिन टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ओके। और इस बार जब आप V और I का रेशियो लेंगे तो आपको R/2 मिलता है। यानी फर्स्ट केस में यदि 20 ओम मिला था तो इस बार रेसिस्टेंस आपको 10 ओम मिलेगा। क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है कि यदि लेंथ को डबल करते हैं तो रेसिस्टेंस डबल हो जाता है, और यदि लेंथ को फिक्स रख के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल करते हैं तो रेसिस्टेंस हाफ हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ, एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है कि रेसिस्टेंस जो है लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसी भी वायर का रेसिस्टेंस उसके लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इन दोनों को आप कंबाइन करते हैं तो आपको मिलता है R प्रोपोर्शनल टू L/A, और R इज इक्वल टू, यहां पर एक प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ये ग्रीक अल्फाबेट का लेटर है रो, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं RHO, रो, ओके। ग्रीक अल्फाबेट का ये लेटर है रो, जिसका मतलब यहां पर होता है रेसिस्टिविटी, या जिसे हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। रेसिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ओके। तो किसी भी कंडक्टर का, किसी भी वायर का रेसिस्टेंस एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ये कंडक्टर दर कंडक्टर चेंज होता है। किन बातों पर डिपेंड करता है, उसके लेंथ पर डिपेंड करता है। लेंथ आप इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप इंक्रीज करेंगे, मोटा वायर लेंगे तो रेसिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा, ओके। यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और फिर यहां पर एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है, रेसिस्टिविटी। व्हाट इज दिस? दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल ऑफ वायर। इट इज कैरेक्टरिस्टिक of material of wire।
जिस मटेरियल का ये बना हुआ है वायर, है ना, उसका ये कैरेक्टरिस्टिक है क्या, रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी इस बात पे डिपेंड करता है कि वायर एल्यूमिनियम का है या वायर सिल्वर का है या कॉपर का है या आयरन का है, नाइक्रोम का है, मैंगनीज का है, किस मटेरियल का ये वायर बना हुआ है इस बात पे डिपेंड करता है। ओके, तो ये जो है नेचर पे डिपेंड कर रहा है। तो अब क्या कर सकते हैं, किसी भी वायर का, किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उसके लेंथ पर, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर और नेचर ऑफ मटेरियल पर। किस मटेरियल का वो बना हुआ है इस बात पर डिपेंड करेगा किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस। ओके, रेसिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो है इसका ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर। याद रखेंगे, रेसिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर। कैसे इस कंक्लूजन पर पहुंचे, तो यहाँ देखिए आपको रिजल्ट मिला है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, implies that रो इज इक्वल टू R इंटू A अपॉन L। अब इसका ऐसा यूनिट है ओम रेसिस्टेंस का, और एरिया का होता है स्क्वायर मीटर और लेंथ का होता है मीटर। मीटर से ये स्क्वायर मीटर, स्क्वायर कैंसिल होता है तो ओम मीटर आपको आंसर मिलेगा। ओके, तो रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट हो गया ओम मीटर। ओके, अब इस रेसिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोलते हैं, इसके पीछे क्या रीजन रहा होगा, तो इसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं डिफिनीशन ऑफ रेसिस्टिविटी या फिर डिफिनीशन ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ठीक है, या फिर रेसिस्टिविटी क्या है ये, तो देखिए, तो इस इक्वेशन में यदि आप L का वैल्यू 1 मीटर पुट करते हैं और A का वैल्यू 1 स्क्वायर मीटर पुट करते हैं, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो L अपॉन A। यदि L का वैल्यू 1 मीटर हो और A का वैल्यू 1 स्क्वायर मीटर हो, यदि लेंथ 1 मीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 स्क्वायर मीटर हो, तब R इज इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे, R इज इक्वल टू रो 1/1, यानी R इज इक्वल टू रो, या फिर आप बोल सकते हैं रो इज इक्वल टू R। कुछ समझ में आया? यदि हम एक वायर ले लें जिसका लेंथ 1 मीटर हो और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 स्क्वायर मीटर हो, तब उसका रेसिस्टेंस और उसका रेसिस्टिविटी दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो किसी वायर का या किसी कंडक्टर का रेसिस्टिविटी और कुछ नहीं, रेसिस्टेंस ही है। किसी कंडक्टर का रेसिस्टिविटी उसका रेसिस्टेंस ही है, लेकिन हर एक कंडक्टर के लिए ये सही नहीं है। एक खास, एक पार्टिकुलर कंडक्टर के लिए ये सही है, एक पार्टिकुलर वायर के लिए सही है। उस पार्टिकुलर वायर के लिए जिसका लेंथ हो 1 मीटर और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो 1 स्क्वायर मीटर। ओके, मीन्स रेसिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। A specific resistance of a conductor is nothing but the resistance. Okay, if the length of the wire is 1 meter and area of cross section is 1 square meter. Okay, तो एक पार्टिकुलर, एक स्पेशल कंडक्टर के एक स्पेशल सैंपल का रेसिस्टेंस जो है वो रेसिस्टिविटी कहा जाता है। उस सैंपल का लेंथ है 1 मीटर और उस सैंपल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 स्क्वायर मीटर। ओके, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा रेसिस्टिविटी क्या है और रेसिस्टेंस क्या है। तो आपसे पूछा जाए यदि किसी वायर के रेसिस्टेंस, यदि किसी वायर के लेंथ को डबल कर दिया जाए तो उसके रेसिस्टिविटी पे क्या फर्क होगा, तो जवाब है रेसिस्टिविटी लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है। रेसिस्टिविटी इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल ऑफ वायर। रेसिस्टिविटी इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल ऑफ वायर। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वायर सिल्वर का है या वायर कॉपर का है या वायर एल्यूमिनियम का है। ओके, वो मटेरियल पर डिपेंड करता है, लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसलिए यदि एक वायर के लेंथ को डबल कर दिया जाए तो उसके रेसिस्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज कर दिया जाए तो भी उसके रेसिस्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
लेकिन रेसिस्टेंस पर फर्क पड़ेगा। यदि एक वायर के लेंथ को डबल कर दिया जाए तो रेसिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेसिस्टेंस जो है डायरेक्टली डिपेंड करता है लेंथ पर। ओके, और यदि एक वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल कर दिया जाए तो रेसिस्टेंस हाफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेसिस्टेंस इनवर्सली डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। यदि हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल कर दें तो रेसिस्टेंस हाफ हो जाएगा। ओके, यदि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 4 टाइम्स कर दें तो रेसिस्टेंस 1/4 टाइम्स हो जाएगा। यदि लेंथ को 4 टाइम्स कर दें तो रेसिस्टेंस भी 4 टाइम्स हो जाएगा। ओके, तो ये थे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। रेसिस्टिविटी वैसे तो मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन साथ ही साथ ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। ओके, किसी भी मटेरियल का रेसिस्टिविटी जो है उसके टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। ओके, तो इसलिए जो है यदि टेम्परेचर चेंज हो जाए तो रेसिस्टिविटी चेंज होगा, और रेसिस्टिविटी चेंज होगा तो साथ ही साथ रेसिस्टेंस भी चेंज होगा। तो आपने पढ़ा था ओम्स लॉ, मैं फिर से लिखता हूँ ओम्स लॉ। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर is directly proportional to the current flowing through the conductor. तो यहां तक आप लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा था, लेकिन इसमें एक कंडीशन ऐड कर दिया जाए तो ये पूरा हो जाएगा। अभी तक ये अधूरा है। क्या कंडीशन? देखिए जरा सोचिए, करंट चेंज करने पर पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करने पर करंट चेंज कर रहा है, यानी दोनों एक दूसरे पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं। सही बात है। लेकिन यदि टेम्परेचर चेंज हो जाए तो टेम्परेचर चेंज होने पर रेसिस्टिविटी चेंज होगा, रेसिस्टिविटी चेंज होगा तो रेसिस्टेंस चेंज होगा, रेसिस्टेंस यदि चेंज होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज होगा। तो इसलिए यहाँ पर एक कंडीशन डालना होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग प्रोवाइडेड मतलब बशर्ते, शर्त है कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहे। प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, तो ये था ओम्स लॉ, और आज आपने पढ़ा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। अब जो है कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं ओम्स लॉ पर और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर पर। ओके, एक बल्ब है, बल्ब को जब 110 वोल्ट पे ऑपरेट किया जाता है तब उससे करंट पास करता है 0.25 एम्पियर। तो उस बल्ब का रेसिस्टेंस कितना है ये आपको बताना है। और उसके बाद कहा जा रहा है कि यदि बल्ब को 220 वोल्ट पे ऑपरेट किया जाए तो उससे कितना करंट पास करेगा। चलिए, आपको वोल्टेज दिया गया, पोटेंशियल डिफरेंस, आपको करंट दिया गया और रेसिस्टेंस पता करना है। तो V, I और R इन तीनों के बीच जो रिलेशन है आपको पता है जरूर, ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। ओके, अब यहां पर वोल्टेज है V1 110 वोल्ट, करंट है 0.25 एम्पियर और रेसिस्टेंस आपको पता नहीं है, पता करना है। रेसिस्टेंस इज इक्वल टू हो गया 110 अपॉन 0.25। रेसिस्टेंस कैसा यूनिट होता है? ओम। तो यहां से आप लोग सॉल्व करेंगे, आपको मिल जाएगा 440 ओम। तो बल्ब का रेसिस्टेंस है 440 ओम। अब क्वेश्चन का अगला हिस्सा कहा जा रहा है कि यदि बल्ब को 220 वोल्ट पे ऑपरेट किया जाए तो उसमें कितना करंट होगा। तो यहां पर तो पोटेंशियल डिफरेंस पता है, करंट पता करना है, V इक्वल IR हम लोग जानते हैं। रेसिस्टेंस इस बल्ब का नहीं पता होगा तो हम लोग करंट कैसे पता करेंगे? V, I और R इन तीन क्वांटिटी में से कम दो कोई क्वांटिटी पता हो तब ना तीसरा पता करेंगे, राइट? ठीक है, कोई बात नहीं, बल्ब तो यही वाला है ना, राइट?
और रेसिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं करता है। रेसिस्टेंस क्या है, यदि बल्ब सेम है तो रेसिस्टेंस भी कांस्टेंट है। आप लोगों को लग रहा हो कि सर टेम्परेचर की बात कर रहे थे, तो क्लास 10 के सिलेबस में टेम्परेचर के बारे में हमें सोचने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यदि बल्ब सेम है, वायर सेम है, हीटर सेम है, फैन सेम है, मतलब पंखा सेम है, तब रेसिस्टेंस भी कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ जो रेसिस्टेंस आपको मिला, ये रेसिस्टेंस यहाँ भी एप्लीकेबल है। तो इस बल्ब के लिए आपको वोल्टेज पता चल गया, इस बल्ब के लिए रेसिस्टेंस पता चल गया, आपको पता करना है करंट। तो आप लोग जानते हैं फिर से, V इज इक्वल टू आई आर, इम्प्लाइज दैट वोल्टेज है 220 वोल्ट, करंट आपको पता करना है I2, और रेसिस्टेंस है 440 ओम। तो यहाँ से I2 इज इक्वल टू मिल जाता है 220/440 एम्पियर में करंट मिलेगा। I2 इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। ओके, इस क्वेश्चन को आप चाहते हैं I2 कैलकुलेट करने के लिए, तो डायरेक्टली एक मेथड अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग पढ़े हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ऐसे तो ये आंसर हो गया, लेकिन एक और तरीका है, यदि बिना रेसिस्टेंस कैलकुलेट किए हुए आप कैलकुलेट करना चाहें, आप सिर्फ V1, V2 और I1 का यूज करके करंट कैलकुलेट करना चाहें, तब क्या करेंगे? तो देखिए, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I implies that V1 upon V2 is equal to I1 upon I2। V1 का वैल्यू कितना है, वो है 110, V2 का वैल्यू 220, I1 का वैल्यू 0.25 और I2 का वैल्यू पता करना है। ये 2 रहा, I2 का वैल्यू मिल गया आपको 2 × 0.25 एम्पियर, यानी करंट आपको मिल गया 0.5 एम्पियर। ओके, एनी प्रॉब्लम? तो ये क्वेश्चन था आपका ओम्स लॉ पर टेस्ट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर पर। एक कंडक्टर है, वायर सिलेंड्रिकल शेप का ही, इसका लेंथ है 20 मीटर और ये जो क्रॉस सेक्शन है इसका, ये वाला, इसका रेडियस है 0.7 मिलीमीटर और रेसिस्टिविटी है 10⁻⁻8 ओम मीटर। रेसिस्टेंस कितना होगा ये आपको पता करना है। तो आप लोग जानते हैं रेसिस्टेंस इज इक्वल टू ρl अपॉन, लेंथ तो पता है, रेसिस्टिविटी भी पता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं पता है, पता कर लेना चाहिए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा पाई r स्क्वायर, पाई 22/7 N2। ये रेडियस है 0.7 × 10⁻³ मीटर। मिली का मतलब होता है 10 to 10⁻³। ओके, तो रेडियस का स्क्वायर करना है 0.7 × 10⁻³ का स्क्वायर। अच्छा, ऐसा करते हैं, इसे और थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, 7 × 10⁻⁴ लिख लेते हैं। तो हो जाएगा 7 × 10⁻⁴, 7 × 10⁻⁴, क्योंकि उसका स्क्वायर है। ओके, 7 और 7 कैंसिल हो जाता है, 22 × 7 154 × 10⁻⁸ स्क्वायर मीटर। ओके, तो यहाँ तक आपको मिलता है एरिया। अब यहाँ पुट कीजिए, R इज इक्वल टू रो का वैल्यू है 10⁻⁸, लेंथ है 20, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 154 × 10⁻⁸। रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट होगा ओम। R इज इक्वल टू 20/154 × 10⁻⁸, और 10⁻⁸ कैंसिल हो जाता है, तो 20/154 ओम। अब इसे आप लोग सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये था क्वेश्चन रेसिस्टिविटी पर बेस्ड। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। और जो क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, तो उसे जो है मैं सेपरेट एक वीडियो दे करके उसके बारे में बताऊंगा। ओके, तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।